हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस पर सिंगल दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग वीडियो जिसमें मैं मोस्ट डिमांडेड टॉपिक लेके आया हूँ। सर ये आईबीएस का क्या करें? इसके नाम में तो सोल्यूशन है लेकिन इसके सोल्यूशन हमें नहीं मिल के दे रहे हैं। तो देखो, आईबीएस के सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आईबीएस कैसे प्लान करना है। ये वीडियो नवंबर 26 के लिए वैलिड है और बाकी वैसे देखा जाए अगर आप बाद में भी देखोगे तो बाकी अटेम्प्ट्स के लिए भी वैलिड तो रहेगी, बस डेज के बाद में देखना होगा। ये मैं लाया हूँ 60 डे के अकॉर्डिंग। सर लेकिन अभी तो 75 डेज के अकॉर्डिंग बच लगभग रह रहे हैं। ठीक है, अभी लगभग 75 डेज रह रहे हैं लेकिन आप 60 डेज क्यों ला रहे हो? मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यार 60 डेज ही चाहिए होते हैं। अभी 15 दिन मत करना। अभी ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, अभी अगस्त चल रहा है तो 31 अगस्त तक आपको कभी भी आईबीएस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं आईबीएस के लिए क्या करूं। यहाँ पे नवंबर 26 में अगर आपके एग्जाम्स है, यस, सिर्फ सितंबर दीजिए एंड अक्टूबर दीजिए। ये 2 महीने के अंदर अंदर कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो विद एटलीस्ट 2 रिविजन ऑफ बोथ ग्रुप्स, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कैसे कैसे करना चाहिए, सिर्फ टाइमलाइन नहीं, स्क्रैच से लेके कि आईबीएस क्या है से लेके आईबीएस का पेपर कैसे लिखना है तक, हर चीज पूरा का पूरा शुरू से एंड तक डिस्कस करेंगे। ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पेपर नंबर 6 होता है, ये आपका 6 पेपर यही रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो 4 आवर्स का होता है। सबसे बड़ी बात एक चीज याद रखना, यहाँ पे 3 आवर्स नहीं मिलते, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आवर मिलता है 4 आवर्स। तो क्या सर 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मांगेंगे? नहीं, काम आपको 100 मार्क्स का ही करना है। आपको 100 मार्क्स का ही करना है। इसमें आपकी 5 केस स्टडीज पूछी जाएंगी जिसमें आपको 4 करनी होंगी और उसमें भी आपका कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। जैसे बाकी चैप्टर्स में क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो हमारा 1 तो कंपलसरी होता ही होता है, ये हमें करना ही करना है। बाकी इन 5 में से हमें 4 करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 5 आएंगे और इन पांचों में से आपको कोई 4 करने हैं जो कि आपके 25 मार्क्स ईच के होंगे। तो ऐसे आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे। अभी 25 मार्क्स का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। 25 मार्क्स का हर केस स्टडी में 15 मार्क्स के तो आपका डिस्क्रिप्टिव होएगा और तो और 10 मार्क्स के आपके हर केस स्टडी में एमसीक्यूज होंगे। तो यस, इस पेपर में आपके पास आर्स भी ज्यादा हैं और एमसीक्यू आपके जनरली 30 मार्क्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 की जगह 40 मार्क्स के बन जाते हैं क्योंकि 4 केस स्टडी होती है और हर केस स्टडी में 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। 10 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं वो 2 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। डन। और 5 मार्क्स में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो जरूरी नहीं है 5 मार्क्स के ईच का होगा, 6 का भी हो सकता है, 5 का भी ऐसा भी हो सकता है, 6 5 4 करके हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट हाँ मिनिमम 4 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। डन, 3 क्वेश्चन ही आएंगे। ये आपको बेसिकली पेपर का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये पेपर ओपन बुक होता है, ये आपको पता होगा कि अपना ओपन बुक रहेगा। मतलब कि आप यहाँ पे सारी की सारी बुक्स ले जा सकते हो। सर कौन से सब्जेक्ट की? सब, कुछ नहीं देखना कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा नहीं, सब उठा के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे आपकी आईसीआई की बुक हो, चाहे आपकी फैकल्टी की बुक हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस एक रोक टोक है भाई, मोबाइल मत लेके चले आना। कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह भाई ये मत लेके चले आना। बस बाकी तो कुछ भी बुक्स कोई सी भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे ले जा सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे सारे के सारे, इसमें ना सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिलके एक साथ आते हैं। बस ठीक है सर, इतना तो बहुत कुछ पता था, तो स्किप करते हैं। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन पाते हैं। ये ब्रेकडाउन मैंने पास्ट ईयर्स के बेसिस पे बनाया है। अब पास्ट ईयर्स के बेसिस पे देखो कहीं ना कहीं ट्रेंड थोड़ा चेंज भी हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कोई फिक्स अमाउंट है कि इतने ही नंबर का आएगा। तो मैंने लोएस्ट मार्क्स और जो भी अपने मैक्सिमम मार्क्स का आया है अब तक वो सब ले लिया है। यहाँ पे देखोगे तो एस जो अपना एसपीएम का है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आया है, ये हायरार्की में रखा है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? एस हो जाता है। मतलब कि सर 20 मार्क्स का तो मिनिमम आ ही रहा है और इसका ग्राफ ना सच में बढ़ ही रहा है। ये इकलौता सब्जेक्ट ऐसा है जिसका ग्राफ ऑलरेडी अच्छे से शुरू हुआ था और ये नहीं कि स्टैग्नेंट चल रहा हो, ना 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 ना, इसका मजा नहीं आ रहा है ऐसे। इसने स्टार्ट भी यहाँ से किया और ये धा 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 ऊपर ही जा रहा है भाई, ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं। इसके वहां से इसके इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जा रही है आईबीएस के एग्जाम्स में। और मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताता हूँ अब आपको, एक रिलैक्सेशन के लिए, कि अगर किसी ने एसपीएम अच्छे से नहीं किया था एससीएमपी के लिए और अब डर रहा हो कि और इतने मार्क्स का आएगा आईबीएस कैसे पास होंगे, तो मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ। मैंने भी एसपीएम ऐसे ही, बस पता है वो जो सब चलता था ना, पीडीएफ पढ़ो और आसान से क्वेश्चन आते थे, भर देते थे, बढ़िया एसपीएम पास हो जाता था। मैंने भी वैसे ही किया था। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये 20 25 मार्क्स का अपने मेरे जैन 26 में आया था। तो मैंने उसमें से मैक्स टू मैक्स रो धो के 5 से 7 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होगा, जिसमें मुझे पता है 2 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं आए होंगे क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था। जब आता ही नहीं, किया ही नहीं, तो क्या करें। फिर भी मैं पास हुआ। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको छोड़ोगे नहीं तो पास ही नहीं होगा, मतलब करोगे तभी पास होगे, इसको छोड़ के पास हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ भाई करके जाओ, क्योंकि मेरे को यही एक रिग्रेट है।
लिटरली बता रहा हूँ, एक ये कर लेता ना, पता है मेरी AIR कितने मार्क्स से रही है? मेरी AIR 17 मार्क्स से रही है, सिर्फ 17 मार्क्स से AIR रही है। और अगर मैं यहाँ पे वो स्कोर कर देता, ये सीख लेता, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा बेनिफिट हो जाता और मेरे चांसेस AIR आने के पूरे पूरे बन जाते। ठीक है, एनीवेज चलो, जो हुआ वो हुआ। बट ये तो AIR के लिए रही, पास तो हो गया। बट कहीं ना कहीं यार क्यों छोड़ के जाना है? मत छोड़ के जाओ ऐसे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी डिफिकल्ट आते हैं। तो ऐसा मत करना कि इसको छोड़ रहे हो, बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो अलग बात है। देखो, ये एनालिसिस मेरे पास नहीं था उस टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। मुझे भी पता होता ना कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो भाई मैं एट एनी कॉस्ट इसको पढ़ के जाता, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, अब इसमें जो भी सारे सब्जेक्ट्स के अपने हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको तो जरूर जरूर आपको रिवाइज करना ही करना है अच्छे से। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे सेकंड आता है AFM। AFM के लिए एक खास बात और बता दो, AFM आती है अच्छे खासे मार्क्स की है, बट AFM में मार्क्स स्कोर करने ईजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि AFM में क्या है ना, आपके क्यूबीज, चाहे वो स्कूल किसी के भी हो, या चाहे वो किसी फैकल्टी के हों, चाहे वो ICI का जो भी है आपका क्यूबी किसी का भी है, तो ज़्यादातर ना आपके क्वेश्चन बैंक से एज इट इज सेम क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अभी तक तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है ना। सेम क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही उठा के, बट सिंपल सिंपल अपना नंबर बदल जाएंगे। ठीक है, नंबर्स बदल जाएंगे। अब नंबर बदल जाएंगे तो भाई रिकैलकुलेट कर लो ना, उसके हिसाब से आप देख सकते हो ना कि कहाँ प्लस किया, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या किया, तो आप इजीली कर सकते हो। AFM काफ़ी इजीली मैनेजेबल हो जाता है। थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी भी पूछते हैं, थ्योरी बहुत तगड़ी सी अजीब से पूछ लेते हैं, तो उसको तो समझ के चलो नहीं आ रहा, मतलब ये समझ लो आप इसमें से 10 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होते, एक नॉर्मल केस सिनेरियो समझते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। उसके बाद DT IDT की बात करें, हाँ यार DT IDT में क्या होता है ना यार, पता है क्योंकि ग्रुप 2 में है, तो DT IDT तो आपका अच्छा रहेगा ही रहेगा ज़्यादातर टाइम। तो आप ये सोच सकते हो कि सर मेरा ग्रुप 2 है, अब सिर्फ ग्रुप 2 वालों के लिए क्या? मैं ग्रुप 2 वालों के लिए, ग्रुप 1 बोथ ग्रुप वालों के लिए, सबके लिए यहाँ पे बताऊंगा, मतलब ठीक है, तो सबके लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी। अभी आगे रुक जाना, बस बहुत सिर्फ ग्रुप 2 वालों को बताऊंगा क्या करना है। लेकिन सिर्फ ग्रुप 2 वालों ये मत सोचना कि DT IDT करूंगा, है ना, 15 to 22 मार्क्स ईच का है, अगर मैंने 10 मार्क्स भी ईच स्कोर कर लिए और 10 मार्क्स इसमें स्कोर कर लिए, तो 10 मार्क्स इंटू 2 इंटू ये यानी कि 20 मार्क्स आ जाएंगे। और यहाँ पे SCMP में मैं 10 मार्क्स स्कोर कर लूँ, और यहाँ पे लॉ में भी 10 मार्क्स स्कोर करके, और थोड़ा बहुत ही भर ही लेंगे देख देख के ही, तो ऐसा करके 40 तो आ ही जाएंगे, ऐसा सोचते हो तो कहीं ना कहीं गलत नहीं सोचते। हम्म, कहीं ना कहीं गलत नहीं सोचते। मैं सरकास्टिकली टोन ला रहा था, बट बहुत गलत नहीं सोच रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, आप सिर्फ DT IDT करके और SPOM के 2 सब्जेक्ट करके, ये ऑडिट भी हटा दो, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट के आप लिटरली यस पास हो सकते हैं। आप हो सकते हैं पास, कोई दिक्कत नहीं है। बट इशू क्या है, क्यों मैं कहूंगा कि नहीं यार ग्रुप 1 भी रिवाइज करके जाओ? रीजन बीइंग, पास तो हो सकते हो, बट आपकी प्रोबेबिलिटी टू पास बहुत ज्यादा कम हो जाएगी यार। आपको अगर अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है कि भाई पास होना ही है यार, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में नहीं खेलना, अपने को पास होना ही है, तो भाई ये करके तो जाना पड़ेगा ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को भी। अगर बहुत ग्रुप वाले बच्चे को तो ये दिक्कत है ही नहीं, ये दिक्कतें आती हैं सिर्फ एक ग्रुप वालों को जिसका ग्रुप 2 रह रहा है। ओके, चलो, इसके बाद अपना DT IDT में, हाँ मैं यही बता रहा था कि इसमें भी ना सिर्फ इसके भरोसे इसलिए भी नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे लिटरली काफ़ी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है। मतलब जिस जिस पॉइंट को ये नॉर्मली एग्जाम में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कभी टेस्ट नहीं किए हुए ना, ऐसे ऐसे प्रोविजन को उठा के यहाँ पे ट्विस्ट करके पूछ लेता है, तो यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा तो लगाना पड़ जाता है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ों को भी घुमा देता है अच्छे से। तो यहाँ पे इसलिए बोलूंगा कि यार DT IDT में भी अपना ग्रुप के लिए जो कर रहे हो वही करते जाओ, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। वैसे FR है, क्या कर सकते हैं भाई, FR में भी आपका प्रैक्टिकल भी आता है और इसमें भी थ्योरेटिकल भी आता है, दोनों चीज़ आती हैं। तो यहाँ पे भी आप 15 में से मैं कहूँगा 8 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इजीली गैदर कर सकते हैं। ओके, लॉ और ऑडिट के लिए बोलूँ मैं, लॉ और ऑडिट में ये टॉपिक्स हैं भाई, इसको तो पढ़ना ही है, अब जैसा भी पढ़ना है इसमें। हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ याद नहीं करना है, याद नहीं करना, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे बुक खोल सकते हो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ है। ऐसा ना हो जैसे डायरेक्टर्स है, अब डायरेक्टर्स के ऊपर आई गेस 2 या 3 चैप्टर हैं, अब डायरेक्टर्स में जो टॉपिक आया, आपको ये ना हो कि भाई मैं 3 चैप्टर ढूंढ रहा हूँ। भाई इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स बनाना है। अभी इंडेक्स विंडेक्स क्या है, सब 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 समझाते हैं, रुक जाओ जरा। ठीक है, थोड़ा अगले टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन को छोड़ के नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कोर सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ अरे यार, ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ऊपर सारी चीज़ बता दी, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे AFM और SCMP के लिए भी बता दिया मैंने, यहाँ पे टैक्सेशन के लिए भी बता दिया, यहाँ पे FR का भी यही अपने टॉपिक्स वगैरह देख सकते हो आप जैसे भी है, और ऑडिट। ठीक है, आते हैं अगले पे। यहाँ पे देखते हैं हम, अब ये 90 डेज की जगह 60 डेज हो जाएगा। ओके, 60 डेज में आपको क्या करना है? अब जैसे 60 डेज रह रहे हैं, तो व्हाट शुड बी योर ओवरऑल प्लान, पहले मैं उसको बताता हूँ, 60 डेज की बाइफिकेशन के ऊपर बात करता हूँ। अभी देखो 60 डेज जब बच रहे होंगे, तो 60 डेज की आपकी सिंपल कैलकुलेशन होनी चाहिए एकदम, कि आपको यहाँ पे
दो रिवीजन करने हैं, ठीक है, मैं बोथ ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ, और जिसका एक ही ग्रुप है वो तो और ज़्यादा रिवीजन कर सकता है। दो रिवीजन करने हैं, दो रिवीजन कैसे करोगे, आपको दो रिवीजन करने, देखो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अब 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट को आप 7 डेज दोगे, भाई देखो सेकंड लास्ट रिवीजन में आपको 7 डेज में करना ही होगा, तो आपके यहाँ पे लगभग लगभग आप ये समझ के लो, सॉरी 6 डेज देने होंगे, 7 मत देना, तो 30 डेज आपके बैठ जाएंगे, ठीक है। 7 डे मत देना, 7 डे आपका रेस्ट वेस्ट का तो कुछ रहता है तो अलग बात है कि भाई अपना बफर का भी रखना चाहिए, बट 6 डेज ही रखना। फिर 5 सब्जेक्ट आप देखते हो यहाँ पे कितने, एक और रिवीजन आप करते हो हाफ डेज में करोगे, 3 to 4 डेज में करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपका मान लो 20 डेज भी लग जाते हैं, ठीक है, बफर वगैरह यहाँ पे सब कुछ ले ला के 50 दिन लगेंगे। अब 50 दिन जो लगेंगे कितने बचे, 10। अभी 10 दिन का क्या करना है, 10 दिन IBS करना है, 10 दिन सिर्फ IBS करना है। अभी 10 दिन कब करने हैं, कैसे करने हैं बताता हूँ। देखो 60 डेज का जो इनिशियल 6 डेज हैं, 60 डेज में सबसे पहले 6 डेज जो हैं वो 6 डेज ही आपको IBS को देने हैं 6 दिन देने IBS को, क्या करेंगे IBS के लिए 6 दिन देके, सुन लो बता रहा हूँ सब हो जाएगा, है ना। 6 दिन यूं निकल जाएंगे, पता नहीं, यूं चुटकी नहीं बजी 6 दिन यूं निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दिन में आपको करना क्या है, 6 दिन को आपको बांटना है यहाँ पे, 6 दिन को बांटना है आपको यहाँ पे 2 डेज, 2 डेज और 2 डेज में। फर्स्ट 2 डेज मतलब फर्स्ट 2 डेज या सेकंड 2 डेज जो भी है, 2-2 दिन में तो आपको देखो लॉ और कॉस्टिंग करनी ही करनी है। अब पहले कौन सी करो कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना कुछ भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पढ़ना कैसे है सर, लॉ और कॉस्टिंग को कैसे करे कैसे ना करे, सुनो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है भाई, फास्ट वीडियोज़ रेफर करो यूट्यूब की, ओके। यूट्यूब वीडियोस रेफर करोगे, अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं लगती बिल्कुल कि हाँ यार ठीक है हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इनके इंडेक्स देखना है, ठीक है। अपनी बुक का इंडेक्स देखोगे, बुक जो भी होगी उसका इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, उसमें टॉपिक वाइज भी इंडेक्स होगा, इन सब्जेक्ट के बुक्स में आपकी टॉपिक वाइज भी इंडेक्स होगा, टॉपिक वाइज इंडेक्स देखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर का कोई भी टॉपिक है ना, उसमें एग्जैक्ट लिखा होगा 1.50 1.60, मतलब जो भी आपका पेज नंबर एग्जैक्ट लिखा होगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम IBS के एग्जाम के टाइम पे नहीं लगेगा, प्रैक्टिस के टाइम पे भी नहीं लगेगा। तो आपको इंडेक्स पढ़ना है, इंडेक्स में बेसिकली आपका चैप्टर नेम, चैप्टर का टॉपिक नाम, उसके अंदर सब टॉपिक सब टॉपिक सब टॉपिक, और उसके बाद फिर से टॉपिक टॉपिक ऐसे ऐसे करके आपका पूरा टॉपिक वाइज इंडेक्स बना होगा, वो आपको देखना होगा, ठीक है। अगले इसमें आते हैं, अब करना क्या सर, इंडेक्स देख के भी, इंडेक्स देख के आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो, जैसे मान लो लॉ के लिए बताता हूँ, जो लॉ के लिए करना है वही कॉस्टिंग के लिए करना है। मान लो मैं लॉ का एग्जाम्पल से बताता हूँ, लॉ लोगे, इसका जो भी पढ़ लिया, इंडेक्स वगैरह पढ़ लिया, अपने बुक का जो पढ़ लिया ठीक है, लेकिन अब आओगे ICI के SM पे, ICI की मटेरियल पे जब आओगे, ICI की मटेरियल में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, आपको 3 चीज़ें क्या मिलेंगी सर, यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ठीक है जी, एक मिलते हैं आपको इलस्ट्रेशंस, ठीक है जी, इलस्ट्रेशंस मिल गए, एक आपको मिलते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, ठीक है जी, ये भी मिल गए। अब आपको ये तीनों पढ़ने हैं हाँ, आप चाहे यूट्यूब से रिवाइज करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं करोगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो हैक बताने वाला हूँ उससे आपके मजे मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सब हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल मतलब जो इन्होंने एग्जाम्पल्स लिए ICI मटेरियल में, ICI मटेरियल में एग्जाम्पल में A B C ये 3 कंसेप्ट इन्होंने टेस्ट कर दिए, इलस्ट्रेशन में इन्होंने B C और E ये 3 कंसेप्ट टेस्ट कर दिए, और क्वेश्चन में इन्होंने G H J ये 3 कंसेप्ट टेस्ट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 9 कंसेप्ट टेस्ट कर लिए, और टोटल कंसेप्ट हैं A to Z यानी कि 26। तो मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, एक्चुअल में भी यही होगा, 26 में से आधे भी नहीं टेस्ट किए जाएंगे, आधे भी नहीं टेस्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी भी चैप्टर में अगर लॉ के आपके 100 कंसेप्ट है ना, तो 100 कंसेप्ट में से आपके एट मैक्स बता रहा हूँ, एट मैक्स 40 कंसेप्ट टेस्ट किए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सिंपल अपना एग्जाम्पल पढ़ोगे, एग्जाम्पल में जो टॉपिक यूज हो रहा है उस टॉपिक को, सिर्फ उस टॉपिक के, उसमें भी जो सेक्शन है, सेक्शन में भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, वो मतलब हाईलाइट नहीं करनी है आपको। यहाँ पे हाईलाइट करने का रूल बता रहा हूँ मैं एक बढ़िया, जो भी उस एग्जाम्पल में टॉपिक यूज हुआ उसमें जाओगे, उस पेज पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन आपको एक टॉपिक लगता है कि यही वाला टॉपिक यूज़ हो रहा है तो इसे हाईलाइट कर लोगे, ये वाला हो रहा है इसे हाईलाइट कर लोगे, ये वाला हो रहा है इसे हाईलाइट कर लोगे, ऐसा आपको पूरा बुक दिखती होगी ये, तो आपको लगेगा ये वाला हो रहा है, ये वाली हाईलाइट कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बस ऐसे ही दिखेगा आपका पेज, इस तरह से दिखेगा। आप जब पेज खोलोगे तो आपको उस पेज पे यहाँ पे 2 4 5 चीज़ें हाईलाइटेड दिखेंगी, जैसे ये 1 2 3 4 5 है, ऐसे कुछ कुछ हाईलाइटेड दिखेंगी, ये होएगा मैंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, लगभग लगभग 40%। पूरी बुक का 40% आपका हाईलाइट हो जाएगा। सर क्या करूँ हाईलाइट करके, अरे बेटा फायदा जब सुनोगे ना पता क्या होएगा, अब एग्जाम में जब आप जाओगे, अब एग्जाम में आपके पास टॉपिक आया, अब टॉपिक में आपको समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि सेक्शन 447 का है कंपनीज लॉ का,
फ्रॉड के ऊपर है। अब फ्रॉड का सेक्शन खोलोगे, वो फ्रॉड के सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टाइम स्लैब्स हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब वो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं 447 में, तो सर इसमें से मेरे रेलिवेंट कौन सा है, मैं पूरा 447 पढ़ूंगा। इससे बढ़िया पता है क्या होएगा, मैं लेजिट बता रहा हूँ, जो भी ये टॉपिक्स एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशंस और TYKs में यूज़ कर रहे हैं ना, वही सब पूछ रहे हैं वापस से ज़्यादातर। मतलब IBS के पेपर में अगर आपका 15 मार्क्स का लॉ आ रहा है, तो 15 मार्क्स के लॉ में फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, तो 15 मार्क्स के लॉ में 90% तो इन्हीं में से पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत एक दो MCQs भी बाहर के पूछ रहे हैं, ये इन्हीं जो टॉपिक एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, TYK में यूज किए गए हैं, लॉ में भी, कॉस्टिंग में भी यही कर रहे हैं। ये है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको वही हाईलाइट करोगे, इससे फायदा ये होगा जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल 447 पाना है, तो भाई वो पूरा मत पढ़ना, वो जरा सा हाईलाइट वाला देखोगे, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा, आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है वहां पे। तो आपको ये करना है। और इससे एक चीज और है, देखो मार्किंग हो रही है ना, मार्क हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, मेमोराइज हो रहा है ना, तो भाई बहुत सही चीज़ है। और टाइम तो सेव होएगा ही होएगा आगे चल के। अभी लगेगा तुम्हें कि यार ये तो क्यों मार्क कर रहा हूँ ये वो, लेकिन टाइम से बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये बहुत अच्छा हैक है आपके लिए, ठीक है, SPOM को IBS में केटर करने का। डन। सेकंड चीज़ हाईलाइट करने वाला मैंने बता दिया, एक चीज़ बच रही है, मैं आपको बताऊंगा ऑडियो इंडेक्सिंग की। ऑडियो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, देखो जो आपके SPM वाले टॉपिक्स हैं, SPM वाले टॉपिक्स को तो फॉर श्योर आपको इंडेक्स करना ही है, उनके तो इंडेक्स पढ़ने ही है। देखो अगर आपका बोथ ग्रुप है तो उस केस में आपको बाकी पांचों सब्जेक्ट के ना अच्छी ग्रिप होगी, आपको वहाँ पे इंडेक्सिंग नीड नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको IBS के SPM के लिए चाहिए होगा, तो उसमें आपका जो इंडेक्स होगा ना, उस इंडेक्स को रीड करते हुए, उस इंडेक्स को सिंपल पढ़ो, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो और उस इंडेक्स को बोल बोल कर रीड करना स्टार्ट कर दो। एक रीडिंग इंडेक्स ही बोल बोल के करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और सेव रखनी है। इससे क्या होएगा, इसको जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे, जैसे मैं बताऊंगा, अभी 6 दिन का बताया था ना, 10 दिन देने थे, 4 दिन और बचे, एक और रिवीजन बचा, उस टाइम पे आपको इंडेक्स को पूरा पढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ वो ऑडियो खोलो, इंडेक्स सामने रखो और वो खुद ही सुनते चले जाओगे और आराम से मस्त मस्त पढ़ते जाओगे और सब रिमाइंड हो जाएगा, सच में हो जाएगा। बहुत ही आसानी रहती है और इससे फायदा ही होता है, पता है क्या, जब आप बोथ ग्रुप देते हो, आप 5 पेपर लिख के आते हो, आप जब 6th पेपर देते हो, आपके पास एनर्जी बहुत कम होती है, तो उस टाइम पे वो ऑडियो इंडेक्सिंग आपकी इतनी काम आने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे आपको क्योंकि रहेगा कि यार कोई करवा दो भाई, मेरे से नहीं हो रहा और नहीं रीड कर सकते, तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो उस टाइम पे आपको ऑडियो इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इंडेक्स रीड करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम हो जाता है, तो इस वजह से ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। डन। ठीक है, ऑडियो इंडेक्सिंग का मैंने बता दिया, आपको करते चलना है ये लॉ और कॉस्टिंग में। ओके, इसके बाद यहाँ देखो, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ अगर दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस थोड़ा एक्सप्लेन करके। अब आते हैं, 2 दिन में आपने लॉ कर लिया, 2 दिन में आपने कॉस्टिंग कर लिया, अगले 2 दिन में आपको केस स्टडीज करनी है। अगले 2 दिन में आपको केस स्टडीज कैसे करनी है, केस स्टडीज करते हुए, चलो एक मिस्टेक रजिस्टर का पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, केस स्टडीज करनी कैसे है पहले वो बता देता हूँ। केस स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक चीज मैं समझा देता हूँ यार, पता है पहली 4 केस स्टडी करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, पहली 4 केस स्टडी में, क्योंकि आपसे फेमिलराइज हो रहे कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, तो आपको पहली 4 केस स्टडी में कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा मैं सीए कैसे बनूंगा, मैं सीए छोड़ देता हूँ, लग सकता है। लेकिन यहाँ पे उसमें आपको हारना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फेमिलराइजेशन चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको 4 केस स्टडी देनी पड़ेगी। बट इसमें एक चीज मैं आपके लिए हेल्प जो कर सकता हूँ, पहली 4 में से ये फर्स्ट केस स्टडी जो भी होगी, एक अच्छी सी केस स्टडी मैं ला सकता हूँ आपके लिए, और उसमें आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे उसको रीड करना है, ठीक है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, और फिर कैसे फाइंड करना है बुक्स में, और फिर उसके बाद फाइंड करने के बाद कैसे उसको लिखना है, और फिर कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ एक केस स्टडी प्रॉपर सॉल्व करेंगे बैठ के वैसे करके। बट यार ये चीज़ ना लाने के लिए मेहनत तो लगेगी, देखो 1 डेढ़ घंटे की एक्सप्लेन, 1 घंटे की तो केस स्टडी होती है, 1.5 घंटे की कम से कम वीडियो बनेगी, मेहनत लगेगी उसमें मेरे को पूरी, है ना, लेकिन मैं ले आऊँगा। बट तभी अगर देखो 10 फ्यूचर सीएस मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में, तो मैं पक्का लाऊंगा। इस वीडियो के कमेंट में बता देना अगर आपको ये वीडियो चाहिए हो तो, और जेन्युइनली बताना, ये नहीं कि हाँ इससे काम कराते हैं, इससे काम कराना है तो कुछ भी कमेंट कर दो बस, अरे भाई चाहिए हो और देखते हो, अगर आपको देखना हो तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मैं अगर एफर्ट डालूँ तो अच्छा एफर्ट लगेगा, तो इतने सीएस की तो मदद होनी चाहिए, है ना। तो मैं यही कहूँगा यार 10, और अगर आप कहोगे भाई मैं सर मैं तो 2 ही हूँ, ज़्यादा कमेंट ही नहीं कर रहे, मैं तो 2 ही कमेंट है, तो भाई शेयर करो अपने दोस्तों को, बोलो वही करवाओ, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया कंटेंट आने वाला है। तो भाई ऐसे ही तो नहीं आ पाएगा, पूरी मेहनत लगेगी उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार आप कमेंट करोगे तो मुझे रियलाइज़ होएगा कि नीड है अगर इतनी कि 10 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, नंबर नहीं है, तो इतनों की नीड होगी तो ऑब्वियसली मैं ले आऊँगा, ठीक है, उसके आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कमेंट में एक बार बोल देना। नेक्स्ट पे आते हैं,
पहली 4 में आपको लगेगा, अब 4 केस स्टडी करने में आपको ना पहली में कम से कम 6 घंटे लगेंगे। तो आप डिमोटिवेट मत होना कि भाई 4 घंटे में कैसे करूँगा? डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, 6 घंटे लग जाएँगे। ओके, डन। नेक्स्ट पे आएँगे। नेक्स्ट आपके जो बाकी केस स्टडीज़ होंगे, आगे की 10-11 केस स्टडीज़ जो होंगी, वो आपकी एक्टिव स्कैनिंग होगी, यानी कि इसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये गेम चल रहा है, ऐसा है, तब आपको समझ में आएगा। तो यानी कि 15 केस स्टडीज़ तो करनी ही करनी है, और ये 10-11 केस स्टडीज़ करने में आपको लिटरली 12 घंटे लग जाएँगे, और 6 मैं यहाँ के बता रहा हूँ। तो यानी कि क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो 1.5 दिन लग गया सर। हाँ, ये तो सर 1.5 दिन लग गया। मैंने केस स्टडीज़ के लिए 2 दिन बोले थे। अब बाकी के हाफ डे में क्या करना है? बाकी के हाफ डे में बेटा कुछ नहीं करना, सीधे-सीधे उठाओ और एक फुल मॉक टेस्ट दे डालो। 4 घंटे का बैठ के दे डालो पूरा का पूरा। अब हाँ, 4 घंटे में क्या करना है? सर 4 घंटे में सबसे पहले आता है अपना 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आता है। अब रीडिंग टाइम जो आता है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है अच्छे से, यार सच्ची बताऊँ, रीडिंग टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, और मैं कुछ-कुछ इसमें बताऊँगा भी, लेकिन उसको प्रॉपर्ली मैंने एक यूट्यूब वीडियो में दिखाया है। अब मैं वो यहाँ क्यों नहीं बता पाऊँगा, मैं ट्राई पूरा करूँगा इसी में बताने का, क्योंकि यहाँ मुझे पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रखनी है, मास्टर प्लान बताना है आईबीएस का। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छे से इसलिए नहीं, क्योंकि वो वीडियो जो है ना, उसमें मैंने अपना खुद का पीवाईक्यू जो लिखा था, उस अपने खुद के पीवाईक्यू में जो भी मार्किंग्स थी, उससे आपको सिखाया है कि यार देखो ऐसे-ऐसे कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जब मैंने किया हुआ है तो आपको दिखाऊँगा कि ये चीज़ें कर सकते हो और ऐसे ही करना चाहिए। तो रीडिंग टाइम की वीडियो, और यार बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 15 मिनट्स की वीडियो है, और वो मेरी दूसरी वीडियो है जो थोड़ी वायरल हुई थी, दूसरी वीडियो है जिस पे अच्छे व्यूज़ आए थे। तो आपको भी वो बहुत अच्छी लगेगी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो का। ओके, रीडिंग टाइम के बारे में मैं अभी बताऊँगा वैसे भी आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इन स्लाइड में मैं लाया हूँ। नेक्स्ट आते हैं, रिसोर्स कौन सी यूज़ करनी है? इतनी सारी केस स्टडीज़ करनी है सर, अभी आगे भी मैं बताऊँगा आपको, और केस स्टडीज़ भी करनी है, तो रिसोर्स कौन सी यूज़ करनी है? रिसोर्स आपको यूज़ करनी है, देखो आपके पास ना प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करोगे, मतलब आपको कैसे रखनी है? आपको सबसे पहले पीवाईक्यू को प्रायोरिटाइज़ करना है। पीवाईक्यू में आपके 6 पीवाईक्यूज़ आए हैं, 5 केस स्टडीज़ हैं उसमें, तो भाई 30 केस स्टडी आपको वहाँ मिल जाएँगी। फिर आरटीपी पे जाना है, फिर एमटीपी पे जाना है, तो टोटल 98 केस स्टडीज़ तो यही हैं। उसके बाद और भी आईसीआई ने रिलीज़ किया है, बट इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता चलता हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम आते हैं आगे। हाँ, एक आपको मुझे बताना था मिस्टेक रजिस्टर का पॉइंट, एक आपको मिस्टेक रजिस्टर का पॉइंट बताना था। आपको मैं बताऊँ, मैं हर किसी से बोलता हूँ कि आप जब भी रजिस्टर बना रहे हो, ठीक है? तो रजिस्टर बना रहे हो तो जब भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करोगे, चैप्टर 2, चैप्टर 1 के बाद, तो भाई इसके पीछे का एक पेज खाली छूटना चाहिए, और उससे पीछे वाले भी, जैसे उससे पीछे वाले भी 2 पेजेज़ हैं, तो 1 पेज और खाली छूटना चाहिए। 2 पेज क्यों खाली छूटने चाहिए? मतलब चैप्टर 1 मान लो यहाँ एंड हुआ, तो 1 पेज ये और 1 पेज ये खाली छूटना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि सर इसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिखोगे। आपके चैप्टर 1 की मिस्टेक्स भी आएँगी बहुत, चैप्टर 2 की भी आएँगी, तो हर चैप्टर के बीच में 2-2 स्पेस होनी चाहिए, है ना? तो इससे क्या होएगा, इससे आपको एक चैप्टर को, जैसे चैप्टर 2 के स्टार्ट में 1 पेज मिल जाएगा, चैप्टर 2 के एंड में 1 पेज मिल जाएगा, चैप्टर 3 के पहले यहाँ पे 1 पेज छोड़ दोगे, ठीक है? तो आपको ऐसे 2-2 पेज हर चैप्टर के लिए मिल जाएँगे, तो इतना आपके पास होने चाहिए मिस्टेक रजिस्टर की तरह। आप चैप्टर के साथ ही मिस्टेक्स लिख दो। अब होगा क्या पता है? यहाँ पे जब ये आप आईबीएस की केस स्टडीज़ सॉल्व करोगे, कितनी केस स्टडीज़ बताई मैंने? 15 ये और 4 ये, तो 19 केस स्टडीज़ तो यही हो गई, है ना? 19 तो ये हो गई, और भी आगे बताऊँगा कैसे करनी है। अब 19 तो यही हो गई, अब इसमें ना आपको बहुत सारी आपको ऐसे-ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपने मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन वो आप कभी कवर ही नहीं करते, अपन सोचते ही नहीं है उसको। तो वहाँ पे आप उनको अपने उन्हीं रजिस्टर के मिस्टेक पॉइंट्स में, मतलब मिस्टेक वाले पेजेस में लिखोगे, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और लिखने से ज़्यादा मैं कहता हूँ यार, लिखने से ज़्यादा पता है, हमेशा हमेशा बोलता हूँ, राइट की जगह आप सॉरी, मैं बताता हूँ, लिखने की जगह ना आप काम करना, आप टेलीग्राम चैनल बनाओ, टेलीग्राम पे प्राइवेट चैनल बनाओ हर सब्जेक्ट वाइज के लिए, ठीक है? प्राइवेट चैनल बनाओगे, अब उस पे जाके आप इसको लिखने की जगह ऑडियो डाल दो, ठीक है? ऑडियो डाल दो, क्योंकि हमेशा हमेशा की बात बता रहा हूँ यार, रीडिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट देन लिसनिंग। तो भाई जब लास्ट डेज में सुन रहे होगे तो सुनना आसान पड़ेगा, और रीड करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पे आप ऑडियोज डालो, ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट जो मेरे को बताना है, हाँ, अब सर 19 केस स्टडीज़ तो यही हो गई। इसके बाद अपने पास क्या हुआ, देखो 60 डेज़ में से 6 डेज़ का मैंने बता दिया क्या करना है। इसके बाद आपके पास बचे 54 डेज़। 54 डेज़ में से आपके 30 डेज़ जाएँगे मतलब सेकंड लास्ट रिवीजन के लिए, जो भी आपके सारे होंगे, ठीक है? सेकंड लास्ट रिवीजन के लिए जाएगा बुध पे। तो उस टाइम पे 30 डेज़ में आपको एटलीस्ट 25 केस स्टडीज़ करनी ही करनी है। डेली का 1 घंटा देना है। इससे फ़ायदे क्या-क्या होंगे? एक तो आईबीएस हो जाएगा। आईबीएस के साथ-साथ ऑब्वियसली अगर मान लो आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट्स, बाकी के 5-7 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी सब रिवाइज़ होते चले जाएँगे, और 5 सब्जेक्ट जो आपके मेन वाले हैं वो भी रिवाइज़ हो रहे हैं, तो आप उनसे भी टच में रह रहे हो, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है ना? एक केस स्टडी रोज़ की करोगे
तो अनबीटेबल फायदे हैं। सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यार देखो, आप जभी भी यहाँ पे आप देखोगे कि केस स्टडीज आप कर रहे हो रोज की, तो भाई आपके इतने सारे कंसेप्ट बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे, उससे आपको वहाँ भी फायदा होने वाला है। तो डेली का एक कमिटमेंट देना कि 1 घंटा देना पड़ेगा बस, और एक केस स्टडी आप रोज सॉल्व करोगे, तो 30 दिन में 25 केस स्टडी तो आपको करनी है ना। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो 30 डेज तो कर लोगे, उसके बाद जब लास्ट रिवीजन होगा, आगे के रिवीजन होंगे जिसमें आपको 3-4 दिन में रिवाइज करना है, तो यार उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो अनएक्सपेक्टेडली मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद से मत रखो, और वहाँ पे आपकी डेली कमिटमेंट यूज पूरी नहीं कर पाओगे। मैं आपको एकदम रियलिस्टिक प्लान बनाता रहा हूँ, ये नहीं कि बस बैठ के बोल दूँ कि हाँ हाँ रोज करो भैया, 90-100 के स्टडीज कर लो, बढ़िया हो जाएगा ऐसा नहीं यार। जो रियलिस्टिकली हो सकता है वही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, इसके बाद आते हैं अपना सिर्फ ग्रुप 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए। अरे सर बहुत देर से रुके हुए थे कि सिर्फ ग्रुप 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा। सिर्फ ग्रुप 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए भाई एफआर, एएफएम और ऑडिट की बड़ी दिक्कत है सर, वो भी अलग से रिवाइज करेगा। यस करना पड़ेगा। देखो 60 डेज का जो प्लान है, 60 डेज के प्लान को यू आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो 60 डेज के प्लान में आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको देखो 6 डेज ही देने हैं अपने 2 सब्जेक्ट को। भाई 2 ही तो सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट को 12 दिन देने होंगे लगभग लगभग, ठीक है। उसके बाद आप फिर से एक और रिवीजन करोगे, मान लो 4 डेज ही देते हो 2 सब्जेक्ट को, तो 8 डेज दोगे। फिर आप एक और रिवीजन कर सकते हो आराम से, है ना। फिर आप एक और रिवीजन करोगे तो कितने दिन लगेंगे आपको, एक और रिवीजन करने में 2 डेज लगेंगे, 8 करोगे 4 डेज लग जाएंगे। अब आपके टोटल कितने हो गए, लगभग लगभग 24 डेज हो गए। 24 को मैं राउंड ऑफ करके और बढ़ा के 30 डेज भी कर देता हूँ। अब 60 में से 30 डेज गए तो भी आपके 30 बचे। आप कुछ मत दो, पता है 30 डेज में क्या करो, 30 डेज में से मेरे ख्याल से सिर्फ 20 दिन देना, है ना। अभी बताता हूँ कैलकुलेशन, सिर्फ 20 दिन देना आईबीएस को। है सर अभी पीछे तो आपने 10 दिन बताए थे, यहाँ 20 बढ़ गए बेटा, तो यहाँ पे रिवाइज करने के लिए भाई भाई मेरे रिवाइज करने के लिए सब्जेक्ट्स बढ़ गए ना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 20 का 25 भी हो सकता है, अभी रुक जाओ। अब आपको क्या करना है, अब 60 डेज में से जैसे ही आपका पहला दिन आएगा, 60 डेज में सबसे पहले आपको आईबीएस करना है। तो आईबीएस के लिए आप क्या करोगे, आईबीएस के लिए आप क्या करना है, यहाँ पे हमें देखो 2 दिन जो आपको लॉ को देने थे वो तो देने ही देने हैं, 2 दिन आपको जो कॉस्ट को देने थे वो देने ही देने हैं। एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपके लग जाएंगे एफआर को देने हैं, है ना। और उसके बाद 2 दिन में आपका आराम से एएफएम हो जाएगा, 2 दिन में कर देना। और 2 से 3 दिन आपके फिर ऑडिट में भी लगेंगे, तो वो भी आप कर लेना, है ना। उसके बाद ये कितने बन गए, ये बन गए, ये बन गए आपके लगभग 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 आपके 12 10 12 10 12 दिन, 12 दिन ये हो गए लगभग लगभग, प्लस 2 डेज जो मैंने उसके लिए बताया था, जो 2 दिन मैंने यहाँ पे इसके लिए बताया ना, जिस तरह से ये 2 दिन में करना है, ये ही करना है बस। 19 के स्टडीज उसी वे में सॉल्व करनी है, तो 2 दिन में वो करोगे तो आपके 12 डेज अभी बताए थे, 2 दिन ये, तो 14 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। 14 डेज में हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। 14 डेज इसको दे दोगे, उसके बाद आपके 30 डेज लगभग लगभग वैसे भी गिने हुए हैं ही, जो अभी बाकी रिविजन्स के गिने थे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक और रिविजन जो करना है उसमें क्या करोगे, उसमें आप एक एक दिन दोगे बस। लॉ को एक दिन, कॉस्ट को एक दिन, एफआर को एक दिन, ऐसे ही एक एक दिन करके ऐसे 5 हाँ 5 ही सब्जेक्ट बैठेंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 दिन प्लस 2 दिन और। हाँ अब इन 2 दिन में क्या करना है सर, 7 दिन और दिन है। अब सर इन 2 दिन में क्या करना है, आपने ये तो बताया नहीं कि यहाँ क्या करना है 4 दिन में। यार ये मेरे से मिस हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी 4 दिन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा ईजी है। 4 दिन को आपको 2 डेज में बांटना है, 2 डेज में 1 डे आपको लॉ को देना है और 1 डे आपको कॉस्ट को देना है ना। उसके बाद आप आओगे बाकी के 2 दिन में क्या करना है, बाकी के 2 दिन में आपको वही करना है, केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज केस स्टडीज बस, ठीक है। केस स्टडी ही करते जानी है। और इसमें जो सेकंड डे होगा उसमें वापस से एक मॉक देना है। आपको सिंपल प्रैक्टिस ही करनी है यार, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा मार्क्स, सिंपल खत्म, ठीक है। अब कैसे अटेम्प्ट करनी है क्या है वो चीज़ें यार मैंने बताया भाई, वो तो देखो सॉल्व करके ही दिखा पाऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हो आप। ओके चलो इसके बाद आते हैं हाईलाइटिंग हैक, मैंने आपको बता दिया, ऑडियो इंडेक्सिंग का बता दिया। पेज फोल्डिंग का क्या है, पेज फोल्डिंग का सिंपल है, देखो तो अभी भी आप यहाँ पे आपको रीडिंग के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पेज फोल्डिंग की बात आई गई है तो जैसे आपके पास केस स्टडी आई, ठीक है। 5 क्वेश्चन केस स्टडी है, उसमें से आपको 4 छाटनी है कि मैं कौन सी कर सकता हूँ। उसको कैसे करोगे सर, कैसे छाटें, सिंपल है। 5 केस स्टडी है तो उसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी एमसीक्यू है क्वेश्चन है, उसके पीछे आप हल्का हल्का क्वेश्चन रीड करोगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। प्लस अगर कंसेप्ट भी रिकॉल हो रहा है तो कंसेप्ट भी कौन सा है, तो ये सब्जेक्ट प्लस कंसेप्ट तो लिखोगे। सब्जेक्ट तो लिखना ही लिखना है, कंसेप्ट रिकॉल हो जाए तो लिख दो, वरना कोई ऑप्शनल है, मतलब सब्जेक्ट तो लिखना ही लिखना है। अब आपका क्या होगा, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि भाई मेरे को कॉस्टिंग का, मैंने बताया मेरे को दिक्कत थी, तो कॉस्टिंग जिसमें भी जिस केस स्टडी में सबसे ज़्यादा मार्क्स की थी, सबसे मोस्ट मार्क्स की कॉस्टिंग थी,
मतलब कॉस्टिंग मान लो किसी में 4 मार्क्स की, किसी में 6 मार्क्स की, किसी में 8 मार्क्स की, तो मैं 8 मार्क्स जिसकी केस स्टडी में थी वो केस स्टडी छोड़ दी। तो मैंने ऐसा किया था। तो ऐसा कोई ना कोई आपका भी सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ टॉपिक हो सकता है, कुछ कंसेप्ट हो सकता है, तो आपको ना पता चल जाएगा। वो जब इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी स्किप करनी है, कौन सी में मेरे को इशू आने वाला है। तो आपको 4 केस स्टडी ढूँढनी है। अब जब वो 4 केस स्टडी ढूँढोगे तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो देखो एमसीक्यू तो आंसर आप वहीं मार्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव में मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार ढूँढ लिया आंसर अब आंसर लिखने बैठ जाओ, नहीं। ढूँढ लिया ना, तो जिस क्वेश्चन बुक में मिला है, अब बुक में इस पेज पे मिला, तो ये पेज फोल्ड कर लो यहाँ से ऐसे, ये पेज फोल्ड कर लोगे, इसको डॉग ईयर फोल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कहा मोड़ते नहीं हो, तो ऐसे डॉग ईयर फोल्ड बोलते हैं पेज का। तो वहाँ पे वो फोल्ड कर लोगे और उसको फोल्ड करके आपको यहाँ पे उस पेज को फोल्ड करके वहाँ पे रख देना है साइड में बुक को, और अपना नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आपका वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए ना, 1 2 3 सॉल्व हो गए, अब आपको जब लिखने बैठना है तो सिंपल है, बुक को बार बार नहीं खोलना, सिर्फ वो डॉग ईयर फोल्ड जो पेज है वो खोलोगे और अपना लिखना चालू कर दोगे। डन। ये आपका पेज फोल्डिंग का हैक है। उसके बाद आते हैं केस स्टडी, ये मैंने बता दिया है। 1.5 डेज में क्या करना है सर? 1.5 डेज में क्या करेंगे? 1.5 डेज में आपको क्या करना है, देखो जैसे ही आपका डीटी, अगर आईडीटी एग्जाम है तो डीटी के एग्जाम के बाद, और अगर आईडीटी नहीं है एग्जाम तो आईडीटी के बाद। तो जो भी है डीटी आईडीटी के पेपर के बाद आप जब भी अपना स्टार्ट करोगे इसको, तो आपको यहाँ पे अपने ऑडियो इंडेक्सेस सुनने हैं। सबसे पहले आपको ऑडियो इंडेक्सेस ही सुनने हैं यहाँ पे आके। अगर आपके पास मान लो सिर्फ एसपीएम का ही है, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो सिर्फ एसपीएम है, 2 है, तो एक सब्जेक्ट को लगभग लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो यहाँ पे आपका ये समझ लो 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर सर ग्रुप 1 के भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हाँ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट से भी इंडेक्स बनाना है, जैसे लॉ और कॉस्टिंग का बनाया है, तो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट का भी इंडेक्स बनाना है। तो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट का जो इंडेक्स बना लोगे तो ऐसा आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे। 5 सब्जेक्ट का इंडेक्स जब होगा तो उसको करने में कम से कम आपको देखो, टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। तो ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। बट कोशिश करना पहले दिन जितना कर सको उतना करो, है ना। सेकंड डे उठ के अगर आपके पास, देखो सिंपल सीधी बात है, आपने पहले बहुत सारी केस स्टडीज कर ली, तो ये चीज सिर्फ बोथ ग्रुप वाले ही कर पाएंगे। सिंगल ग्रुप वाले तो इंडेक्स ही रीड करते रह जाएंगे, और वो कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स रीड करो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनको इतने इंडेक्स ही नहीं रीड करने, तो सेकंड डे क्या करेंगे, तो भाई सुबह उठ के कोशिश करो 12 से मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक अपने 5 केस स्टडी तो निपटा ही लो, ठीक है, 12 बजे तक मैक्स। अब उसके बाद 12 से 1, अब 1 2 घंटे का रेस्ट लो, और 2 बजे से लेके 6 बजे तक अपना 4 घंटा बैठो और एक मॉक दे डालो, बढ़िया मस्त दे डालो। उसके बाद अपना अगले रात तक बैठोगे, चेक वेक करोगे, कुछ कुछ चीज़ें करोगे इधर उधर, अपना आराम भी करो थोड़ा सा। एग्जाम डे की मॉर्निंग में क्या करना है, जो भी आपके मिस्टेक पॉइंट्स है ना, मिस्टेक रजिस्टर है, जो भी आपके मिस्टेक पॉइंट्स है उन सबको रिव्यू करना है। उन सबको देखोगे, हर सब्जेक्ट का एक 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 करके आपका पूरे सब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू होता चले जाएगा, और आपके मिस्टेक पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। तो आपका ना बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में इससे, ये चीज़ आप समझ लेना, ओके। इसके बाद आते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, मतलब रीडिंग टाइम में मैंने बता दिया कि आपको केस स्टडी सारी की सारी नहीं पढ़ के, आपको सिर्फ उसमें से 5 में से कोई एक केस स्टडी एलिमिनेट करनी है कि कौन सी आपको नहीं आ पाएगी, दिक्कत होगी। ये मिनट्स इग्नोर करो, इतना कुछ नहीं होता है, इतने मैथ्स से नहीं चल सकते आप लोग, ठीक है। आप लोग का कोई नहीं चल सकता, मतलब मैं भी नहीं चल सकता, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आपको जो 4 केस स्टडीज चूज करी है उसको करोगे। अब उसमें पेंसिल से आपको वही मैंने बताया कि सब्जेक्ट या चैप्टर समझ में आ जाए, टॉपिक समझ में आ जाए, तो वो लिखना ही है यहाँ पे। और आपको मेंटली इंडेक्स बनाना है, मतलब वही मेंटल इंडेक्स है। अच्छा यार, वो डॉग फोल्ड वाला जो बताया था ना, वही चीज़ है कि अपना ढूंढो और अपना फोल्ड करके उसको छोड़ दो वहीं पे, ठीक है। बुक को छोड़ दो, बाद में उसको सॉल्व कर देना। अब इसमें ना एक केस स्टडी सॉल्व करोगे, तो एक केस स्टडी में 25 मार्क्स का सॉल्व कर दिया, जैसे आपने रफली रफली इन द सेंस कि बुक में मार्क कर लिया और एमसीक्यूज मार्क कर लिए, तो उसको लिख दो। उसको पहले लिख दो, रुको मत अगली केस स्टडी। मतलब ऐसा नहीं कि पहले मैं सारी 3 4 केस स्टडी सॉल्व करूंगा फिर लिखूंगा, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में कहते हैं, बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 जैसी सारे क्वेश्चन जो भी करने हैं वो पूरे पूरे पढ़ लिए, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत सॉल्व जो करना है वो कर लिए, थोड़ा बहुत जो भी सोल्यूशन लिखना है लिख लिया। चाहे 1 घंटा लग जाए, मैं बोलता हूँ लिटरली चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन फिर भी उसके बाद लिखोगे, चाहे 2 घंटे ही बचेंगे, लेकिन 2 घंटे में आप पूरा पेपर कर दोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी करना होता है, लिटरली कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सब चीजें मैंने बताई अपनी रीडिंग स्ट्रेटेजीज में। रीडिंग स्ट्रेटेजी मेरी बहुत चली थी भाई लास्ट मई 2026 में, तो उस टाइम पे काफी बच्चों ने देखा था, बहुत मदद हुई। और बच्चों ने लिटरली बोला कि सर हमें 3 घंटे में करने में दिक्कत होती है और 2.5 घंटे में करके बैठ गए पेपर आपकी स्ट्रेटेजी से। तो वो स्ट्रेटेजी जरूर देखना। तो पहले 15 मिनट्स की बात करते हैं। मैंने पहले 15 मिनट्स के बारे में काफी कुछ वैसे बता दिया है कि भाई आपको पूरी केस स्टडी नहीं पढ़नी है, 5 को पर्पस देख के एक निकालनी है। कैसे निकालोगे? अपने सब्जेक्ट और चैप्टर उसमें लिखोगे बराबर में, फिर देखोगे, एनालाइज करोगे, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। और आपको जो 4 केस स्टडी चूज करी है उसी पे ही डिग डाउन करना है। फिर उसके बाद मेंटल इंडेक्स बनाना है, यानी कि आपको पहले ही माइंड में, मेंटल इंडेक्स से ज़्यादा बेटर सच में जो डॉग फोल्ड वाला बताया ना,
वो कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके चलो, तो इसके बाद ये चीज़ें यार मैं सारी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, स्लाइड्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। 4 घंटे की एग्जीक्यूशन में कुछ रूल्स याद रखना, वो वैसे प्रैक्टिस से आ जाएंगे, बट ये चीज़ें याद रखना आपको। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे उल्टी भी बताऊंगा जो कि पूरा इंडस्ट्री में सब बताते हैं, लेकिन उसकी मैथ्स बताऊंगा। देखो जैसे सबसे पहली चीज़ जो है कि 60 मिनट कैप को देखना है और इग्नोर कर देना है। देखना है और इग्नोर कर देना है जैसे आपकी क्रश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनट के आपको क्यों मैं इग्नोर करने बोल रहा हूँ, सब लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि ध्यान रखो 60 मिनट होते ही जितनी की स्टडी बच रही हो अगली पे बढ़ जाओ। अरे सुनो, समझो, देखो आपको मैथ्स बताता हूँ। यार देखो केस स्टडी 1 करी, मान लो आपने केस स्टडी 1 फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स के लिए। देखो एमसीक्यू तो हो ही जाते हैं, बचते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो 5 मार्क्स मान लो, 5 मार्क्स का छूट गया। 20 मार्क्स का करा आपने 1 घंटे में, यानी कि पर मार्क आपको 1 मिनट लगा, ठीक है। 1 मार्क के लिए आपको, सॉरी 3 मिनट लगे, गलत बोल दिया मैंने, 1 मार्क के लिए 3 मिनट लगे। अब अगर आप केस स्टडी 2 देखते हो तो उसमें भी 5 मार्क्स गेन करने के लिए जो 5 मार्क्स यहाँ छोड़ रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट देने पड़ेंगे, इंटू 3 कर लोगे तो 15 मिनट देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये केस स्टडी रीड कर रखी है, तो रीड कर रखी है तो इस वजह से इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें 5 to 7 मिनट्स मैक्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा लग भी गए तो 10 मिनट लग जाएंगे, 15 नहीं लगेंगे। ये मेरे से लिख के ले लेना, इतनी देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो, यहाँ पे आपका टाइम की कॉस्ट लग रही है, यहाँ पे आपको अगली केस स्टडी में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ये चीज जब आप करोगे ना 5-7 केस स्टडीज, 10 केस स्टडीज, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये सच में वैलिड है। ये मैथ्स क्यों लोग नहीं समझ रहे, क्या कर रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। मैं किसी को बोलता नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है कि मैं सोचता हूँ यार थोड़ी मैथ समझ के बोल दो यार जो भी चीज़ बोल रहे हो, ठीक है। तो एनीवेज ये चीज़ आप समझना, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखो हाँ एक क्लियर कर देता हूँ अपनी बात को भी कि भाई अगर मान लो 5 मार्क्स का छूट रहा है, अब वो इसलिए छूट रहा है क्योंकि आ ही नहीं रहा, कि आ ही नहीं रहा तो छूट रहा है, तो भाई फिर तो छोड़ दो। तो क्योंकि वो आधे घंटे में भी नहीं होने का, 5 मिनट 10 मिनट तो जाने दो, आधे घंटे में भी नहीं होने का, तो उसको तो छोड़ दो। वहां छोड़ने का रीजन ये नहीं बन रहा कि आपसे हो नहीं रहा, सॉरी ये रीजन बन रहा है कि आपका हो नहीं रहा। वहां रीजन 60 मिनट कैप नहीं होनी चाहिए। 60 मिनट देख के कभी मत छोड़ना, आ नहीं रहा तो पहले ही छोड़ दो, ठीक है। समझ रहे हो, डन, ठीक है। इस चीज को समझते चलना है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टिप दी है, बट उसकी मैथ्स बता के दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए। एक सॉल्व करोगे, एक करोगे, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ एमसीक्यू के लिए आपको एक चीज बताता हूँ। एमसीक्यू के लिए आपको बताऊँ तो भाई एक चीज बताऊँ, जब भी आप जाओगे तो जब पैनिक कर रहे होंगे ना, लास्ट में जब 30 मिनट्स रह होंगे, तो सिंपल आपको एक चीज देखनी है कि मेरे कितने एमसीक्यूज रह रहे हैं, जितनी भी केस स्टडी रह रही है एमसीक्यू कितने रह रहे हैं। एमसीक्यू सारे सॉल्व कर देने हैं, कुछ रह रहे हैं ना, 5 रह रहे हो, 10 रह रहे हो, जो भी है कर देने हैं सॉल्व। क्योंकि एमसीक्यू 40 मार्क्स के हैं, तो अपने को 40 में से 40 अटेम्प्ट करना है, तो इसमें से एटलीस्ट 20 आ ही जाएंगे। तो भाई आपके पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो आपको इसमें से ज़्यादातर मिलेंगे, मतलब 20 से ऊपर आराम से आ जाते हैं, ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो एमसीक्यू बहुत इजीली आपको स्कोर करवाते हैं। तो आपको पैनिक के टाइम पे भी एमसीक्यू पे फोकस करना है, एमसीक्यू पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सारी टिप्स मैं तभी दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये यूज़ करी हैं और आराम से पास हुआ हूँ ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आप भी हो जाओगे, चिंता मत करना। डायरेक्ट प्रोविजन राइटिंग के लिए बोलूंगा, देखो यार जिस चीज़ को आपको याद है कि यार ये ठीक है, ये लिखना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता तो मैं ऐसे ही लिख देता नॉर्मली, तो वही लिख दो भाई। इसमें कोई ऐसे चीज़ नहीं है कि मेरे को तो बुक से ही देख के लिखना है, वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे। अरे भाई नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। तो अपने माइंड से लिख दो। और पता है कॉपी पेस्ट के लिए भी आपको एक टिप देता हूँ, कॉपी पेस्ट के लिए भी आपको एक टिप देता हूँ। ऐसा नहीं करना कि जो लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है तो सब कुछ लिखते बैठोगे, नहीं लिखना इतना कुछ। उसमें से सिर्फ कुछ 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 जो भी कीवर्ड्स हैं, अपने कीवर्ड्स निकालो और उन कीवर्ड्स के बेसिस पे अपने पैराग्राफ फ्रेम करो, खुद से फ्रेम करो। जैसे कीवर्ड देखो यहाँ से, ठीक है। क्यों, टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा और मार्क्स गेन करने का वही रास्ता है। वैसे भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो पूरे मार्क्स वो फिर भी नहीं देने वाला है ना। मान लो 5 में से वो फिर भी 4 मार्क्स देने वाला है पूरा कॉपी पेस्ट करके। कीवर्ड यूज करके खुद से बनाओगे तो 3 मार्क्स आपका लूज, 1 मार्क हो रहा है। लेकिन हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी ना, 1 मार्क के लिए 3 मिनट, तो भाई मिनट्स जो बचेंगे वो आपके 3 नहीं। इस तरह कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगता है लेजिट, अपने पास लिखने में कम लगता है और छोटा करने में छोटा कर दोगे टाइम और बचेगा। तो 1 मिनट की कॉस्ट यहाँ पे आपकी 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट नहीं बचा के जाएगी, वो 1 मार्क की कॉस्ट आपकी 3 मिनट नहीं बचा के जाएगी, यहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट बचा के जाएगी। और ये चीज़ तो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ मैंने भी नहीं सुनी थी, मतलब सच्ची बताऊँ मैंने भी लिख के आता था, बट ये टिप मेरे को अच्छी लगी काफ़ी। और ये टिप मैंने सुनी थी ऐसे पर्सन से जिनके 80 प्लस आए हुए हैं, उन स्टूडेंट से सुनी है ये चीज़ें। तो इसलिए मैं ये टिप आपको दे रहा हूँ क्योंकि लेजिट ये टिप अच्छी थी, मेरे को नहीं मिली थी, तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करना है। ये पेपर में ऐसे प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन करके लिखना है, तो आपको सब चीज़ें पता ही आती हैं, ठीक है। तो चलो
खत्म करते हैं इस वीडियो को। बस यही बोलूंगा, आपने एक मास्टर की पा ली है आईबीएस के लिए, सिर्फ कुछ थोड़ी सी मेहनत और करनी है, उस चाबी को लगाना है, लग चुकी है चाबी तो हमारे पास है, बस उसको लगाना है, घुमाना है, इतनी मेहनत करनी है, ताला खुल जाएगा और फिर दरवाजा खोल के अंदर घुस जाना, तोड़ देना है। तोड़ना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ताला फिर चाबी भी लगे तब तो खोल के जाओ ना, तोड़ोगे तो क्यों? ठीक है, एनीवेज चलो एक चीज़ और बोलूँगा, यार देखो पता है, आप अगर सोचो कि यार ग्रुप 1 कर लिया था, अब मैं नहीं कर रहा, मतलब ग्रुप 2 है आपका और पढ़ना नहीं है, ग्रुप 1 मैं तो ऐसे दे दूंगा। भाई सुनो, पहले पढ़ा हुआ था ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो थी याद नहीं आएगा, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी अच्छे से होगी ना, तो आपको वैसे भी बुक सर्चिंग में ईजी रहेगा। भैया ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो भाई टॉपिक नहीं मिल पाएगा, कितना ही कर लोगे तो रिवाइज जरूर करना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही ध्यान दो। आप ये मत समझो कि आईबीएस है, आईबीएस के लिए ऐसी ऐसी निकाल लेंगे, कुछ है नहीं भाई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, वरना बुक में भी ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। ओके, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना, मैनेज करना टाइम को अच्छे से, और अगर स्किप भी करना है तो भाई मैथ्स मैंने बताई रखी है क्या वहाँ पे चलनी चाहिए आपकी पूरी की पूरी। अटेम्प्ट 100% करने का ट्राई करना, नहीं भी होता तो डिमोटिवेट मत होना, पैनिक मत करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाइनल पेपर 6 आईबीएस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।